दिस इज टोली वर्मा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिचेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट। पिछले वीडियोस में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से मैंने काफ़ी सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करी हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया, एवेरी, मैकलियोर एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया, हर्शी एंड चीज एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। उस पर उन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए वो रेप्लिकेट कैसे करता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिखा है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। ये थ्योरी वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया था कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, बट कैसे करता है वो मिचेल्सन एंड स्टार्क ने बताया था। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार्क, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपकी बुक में रेप्लिकेशन से रिलेटेड 3 थ्योरीज दी हुई है कि जो डीएनए है वो 3 तरीके से रेप्लिकेट करता है। फर्स्ट है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है, सेकेंड है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन एंड थर्ड है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था एंड जिसे प्रूव किया था मिचेल्सन एंड स्टार्क ने। ठीक है, एंड किस ईयर में? 1957 में। ठीक है, मिचेल्सन एंड स्टार्क ने ये एक्सपेरिमेंट 1957 में किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि जो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है। देखिए, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में जो ये पेरेंट डीएनए होता है, ठीक है, ये 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करता है, जिसमें होता क्या है, जो एक डॉटर डीएनए होता है वो सेम एज इट इज पेरेंट की तरह होता है। ठीक है, बट जो दूसरा डॉटर डीएनए होता है वो पेरेंट डीएनए से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है उसमें जो पेरेंट डीएनए होता है वो 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से एक डॉटर डीएनए बिल्कुल पेरेंट डीएनए की तरह दिखती है और दूसरा बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसे मैंने रेड से बनाया हुआ है। अब देखिए डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये जो डीएनए है ना, ये करता क्या है, ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ठीक है, डिस्पर्शन का मतलब ही तो यही होता है कि डिस्पर्स हो जाना, टूट जाना, फ्रेगमेंट्स में बट जाना। तो जो 2 डॉटर डीएनए फॉर्म होते हैं उसमें जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और होता क्या है, ये जो स्पेसेस होते हैं ना, ये इन स्पेसेस में नए डीएनए, नए फ्रेगमेंट्स आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, और एक नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियरली? आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, जो डिस्पर्सिव डीएनए होता है उसमें क्या होता है, 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है जो कि फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं और उनसे नए फ्रैगमेंट्स आके जुड़ जाते हैं, जिनसे 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ये होता है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की। तो इसमें होता क्या है, ये जो डीएनए है 2 फ्रैगमेंट्स में बंटता है, ठीक है, जिनसे 2 नए फ्रैगमेंट्स आके अटैच हो जाते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। देखिए, ये जो पेरेंट डीएनए है ये 2 फ्रैगमेंट्स में टूटा, जिनसे 2 नए फ्रैगमेंट्स आके अटैच होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ओके, आई होप कि आप ये तीनों टाइप के रेप्लिकेशन समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि जो मिचेल्सन एंड स्टार्क थे, इन्होंने किस तरीके से ये प्रूव किया कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली कैसे रेप्लिकेट करता है। सो मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार्क ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की हेल्प ली, जो थी ई कोलाई, जिसे हम एशर्शिया कोलाई बोलते हैं। एंड हर्शी एंड चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी ई कोलाई का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, एंड इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया गया। सो मिचेल्सन एंड स्टार्क ने किया क्या, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया था ना, इसको 2 मीडिया कल्चर में ग्रो किया गया। ठीक है, 2 अलग अलग कल्चर में इस बैक्टीरिया को ग्रो किया गया, जिसमें क्या था, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो पहला मीडियम था इसमें जो अमोनियम क्लोराइड था ना, इसका जो नाइट्रोजन था ये N15 आइसोटोप का था। ठीक है, एंड ये जो दूसरा आपका कल्चर था जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था,
ठीक है। इस मीडियम में जो NH4Cl था वहां पे जो N था वो N14 आइसोटोप का था। अब यहाँ से आपको इतना तो पता ही होगा कि जो N15 था इसका एटॉमिक मास ज्यादा है तो ये हैवी होगा, N14 का एटॉमिक मास कम है तो ये इसका जो वेट होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये जो N15 था ये हैवी आइसोटोप, ठीक है, एंड ये लाइट आइसोटोप। तो मेसेल्सन स्टाफ ने किया क्या, ई कोलाई बैक्टीरिया को काफी जनरेशंस तक दो अलग अलग मीडिया में ग्रो किया, जिसमें NH4Cl पहले में N15 था यानी हैवी आइसोटोप, दूसरे कल्चर में N14 यानी लाइट आइसोटोप था। एंड काफी जनरेशन तक इस ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया गया इस मीडियम में। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करी गई, सेंट्रीफ्यूगेशन, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में भी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। ये सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ नहीं है, एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, आप सिंपली इसको स्पिनिंग बोल सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे स्पिनिंग करने से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ट्यूब के नीचे आ जाते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ट्यूब के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। तो सिंपली उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी बुक में दी हुई है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसा क्यों, सीजियम क्लोराइड क्यों यूज किया गया? भाई एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमें घर पे मैंगो शेक बनाना है, तो मैंगो शेक के लिए हमने क्या किया, मैंगोज लिए, ठीक है, शुगर डाला। अब आप ये कहिए कि हम सिर्फ ऐसे ही उसको मिक्स कर दें, जार में ब्लेंड कर दें, तो वो अच्छा थोड़ी बनेगा ना। उसको एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी देने के लिए हमें उसमें मिल्क ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए मेसेल्सन एंड स्टार्क ने सीजियम क्लोराइड का यूज किया। आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं, ओके। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो उन्होंने क्या देखा, ये ट्यूब ले लिए, ठीक है, इधर एक ट्यूब ले ली, तो उन्होंने क्या देखा, ये जो बैक्टीरियल डीएनए था, ई कोलाई का जो बैक्टीरियल डीएनए था, इसने N15 यानी हैवी आइसोटोप को एब्जॉर्ब किया और उन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरियल डीएनए था ये ट्यूब के एकदम नीचे सेटल हो गया है। ये हैवी था इसलिए वो नीचे चला गया, उसके पार्टिकल जो बैक्टीरियल डीएनए था वो नीचे आ गया। दूसरे ट्यूब में उन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरियल डीएनए था वो एकदम ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लाइट था, ठीक है, लाइट आइसोटोप था, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ये तो मेसेल्सन स्टार को क्लियर हो गया कि जो बैक्टीरियल डीएनए उन्होंने इस मीडियम में ग्रो किया उसने N15 आइसोटोप को एब्जॉर्ब किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया उन्होंने इस कल्चर मीडिया में ग्रो किया उसने N14 यानी लाइट आइसोटोप को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार्क ने किया क्या, जो बैक्टीरिया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया उन्होंने N15 मीडियम में ग्रो करी थी, N15 मीडियम में ग्रो करी थी, वो ई कोलाई बैक्टीरिया उठा के उन्होंने N14 वाले मीडियम में रख दी, ठीक है, N14 वाले मीडियम में रख दी सिंपली। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसा जब उन्होंने किया, उसके बाद जब उन्होंने इस कल्चर को उठा के उसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उन्हें कुछ डिफरेंट दिखा। फ्रेंड क्या दिखा, देखिए ये N15 वाला जो डीएनए फ्रैगमेंट था वो क्या हुआ, रेप्लिकेशन के टाइम पे कभी ना कभी तो ये अलग हुए होंगे, ठीक है, ये दोनों रेप्लिकेशन के लिए अलग हुए होंगे। एंड इनसे जब N14 के जो नए फ्रेगमेंट्स थे वो आके जब इनसे अटैच हुए, ठीक है, तो यहाँ पे नए डीएनए फॉर्म हुए, ठीक है। फिर जब उन्होंने इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो डीएनए था ये एकदम बीच में था, एकदम बीच में, एकदम इंटरमीडिएट बना, क्योंकि जब हमने N15 वाले बैक्टीरियल डीएनए का जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो बिल्कुल नीचे सेटल हो गया, N14 वाला ऊपर तैरा, बट यहाँ पे ये जो हाइब्रिड फॉर्म हुआ जिसमें एक फ्रैगमेंट N15 का था, ठीक है, और एक फ्रैगमेंट N14 का था, ये एक इंटरमीडिएट बना जो कि टेस्ट ट्यूब के बीच में रहा, ना नीचे सेटल हुआ ना ऊपर तैरा। सो देखिए ये है N15 टाइप बैक्टीरियल डीएनए जो कि हैवी आइसोटोप से ये फॉर्म हुआ। तो अभी पहले हमने क्या देखा, जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें क्लियर हो गया था कि जो N15 था वो नीचे सेटल हो गया, जो N14 था वो ऊपर तैर रहा था। उसके बाद एक इंटरमीडिएट कब बना, इस टाइप का डीएनए जो कि एक इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं, ये कब फॉर्म हुआ, जब मेसेल्सन एंड स्टार्क ने जो N15 टाइप का जो बैक्टीरिया था वो उठा के N14 में रख दिया। तो हुआ क्या, ये जो N15 वाला था जब ये N14 में गया, ठीक है, तब इसने रेप्लिकेशन किया होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब इसने रेप्लिकेशन किया तो इसके ये जो दोनों स्ट्रैंड थे N15 वाले ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद जो
नए फ्रेगमेंट्स आए वो आके इनसे जुड़ गए, यानी N14 वाले, जिनसे ये एक इंटरमीडिएट डीएनए या फिर हाइब्रिड डीएनए फॉर्म हुए। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। जो ई कोलाई है वो हर 20 मिनट बाद रेप्लिकेट करती है, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। उसके 20 मिनट बाद फिर से रेप्लिकेशन हुआ, ये दोनों स्ट्रैंड्स फिर से अलग हुए। ठीक है, एक N15 का, एक N14 का। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हुआ, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए और इन दोनों स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड्स, नए फ्रेगमेंट्स आके जुड़े। ठीक है, जिनसे नए बैक्टीरियल डीएनए का फॉर्मेशन हुआ सेकेंड जनरेशन में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, अगली जनरेशन में जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी डीएनए में एक फ्रेगमेंट N15 आइसोटोप का है, दूसरा N14 टाइप का है। क्लियर? तो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये हो गई पूरी प्रोसेस, किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो एंड थैंक्स